हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग पे हमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एसिड्स और बेसिस का। आइए वो देखते हैं। ये पूरा इंट्रोडक्शन है इनका। सबसे पहले एसिड्स का पढ़ते हैं। एसिड्स आर sour in taste and bases आर bitter in taste। ये तो आपको पता ही है। एसिड्स sour होते हैं और बेसिस बिटर होते हैं। ये आप पहले भी 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। सेकेंड पॉइंट, चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। हाँ, तो एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। तो बेसिस में क्या होगा, रेड टू ब्लू हो जाता है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे एसिड्स का एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज़ HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ बेसिस का एग्जाम्पल दिया गया है NaOH। एसिड्स के कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसेटिक एसिड CH3COOH ये है। और यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिस में तो KOH कहते हैं। OH जो है वो हाइड्रोक्साइड के लिए यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये जो है ये इसके सिंबॉलिक नेम्स है। अब आगे चलते हैं। सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, ये भी आप गाइस पढ़ चुके हैं पहले ही। इसको जस्ट रिविजन किया गया है यहाँ पे। तो विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड, और ऑरेंज में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, लेमन में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, टैमरिन में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। इसमें काफ़ी लोग को लगता है कि सिट्रिक एसिड पाया जाता है क्योंकि ये भी थोड़ा खट्टा सा होता है, बट टैमरिन जो होता है उसमें होता है टार्टरिक एसिड। टी से टैमरिन, टी से टार्टरिक। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, सोर मिल्क या कर्ड में, यहाँ स्लैश डाल सकते हैं आप, सोर मिल्क या कर्ड में लैक्टिक एसिड, एंट एंड नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड। अब एंट स्टिंग तो आपको पता है, जब चींटी काटती है तो वहाँ पे कुछ पेन टाइप का होता है, तो बेकिंग सोडा लगाते हैं जो हमें एक कूल इफेक्ट देता है। बट नेटल क्या होता है एक्चुअली, ये नेटल प्लांट होता है। नेटल प्लांट हमें मिल सकता है ये फॉरेस्ट्स में, नेटल प्लांट। और इसको छूते हैं ना तो एकदम स्टिंगिंग इफेक्ट देता है ये, जो एकदम पेनफुल सा होता है। और फिर आपको यहाँ पे इचिंग होने लगती है, आपको पेन होने लगता है। तो इसका जो क्योर ऑफ दिस, ये नेटल प्लांट के आसपास ही एक प्लांट पाया जाता है जिसको कहते हैं हम डॉक प्लांट, और ये इसके आसपास ही पाया जाता है। तो अब आगे से जब भी आप फॉरेस्ट जाएंगे और गलती से नेटल प्लांट को टच करेंगे तो आप आसपास डॉक प्लांट को ढूंढ सकते हैं। डॉक प्लांट की लीफ उसे तोड़कर जहाँ जो इचिंग एरिया है, जहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पर रब कर दीजिए। आपको एक अच्छी फीलिंग देगा ये, और ये इसका क्योर भी है। तो आगे चलते हैं। अब आता है एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो ये तो बहुत ही आसान है, सब जानते हैं इसे। एसिड बेस इंडिकेटर्स यानी ऐसे इंडिकेटर्स जो किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे कोई भी लेमन जूस, तो इस सॉल्यूशन में ऐसा कोई इंडिकेटर जो ये बताए कि लेमन जूस एसिडिक है या लेमन जूस बेसिक है, ये बताए। ऐसी कोई चीज़ जो ये बताए कि लेमन जूस एसिड है या बेस है, ऐसे इंडिकेटर्स को कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स की डेफिनेशन है, indicators that indicate the presence of acid or base in a solution are called acid base indicators। ओके, और अब आता है लिटमस सॉल्यूशन। तो लिटमस सॉल्यूशन तो
बहुत इजीली आपने सुना हर्ड होगा कि आपको 7th क्लास में भी बताया जाता है ये, कि 7th स्टैंडर्ड में आपको ये बताया था कि ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हम सब जानते हैं। और ये एक पर्पल डाई है यहाँ, ये एक पर्पल डाई, DYE डाई है जो लिकेंस से एक्सट्रैक्ट होता है। इट इज़ अ, यहाँ लिखा भी है, इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, इट इज़ अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिकेंस। ठीक है, और यहाँ से ना नेचुरल इंडिकेटर्स के एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, जैसे अदर एग्जाम्पल्स आर रेड कैबेज, कलर्ड पेटल्स ऑफ पिटूनिया एंड टर्मरिक। यानी ये भी नेचुरल इंडिकेटर, ये भी नेचुरल इंडिकेटर और ये भी नेचुरल इंडिकेटर, और लिटमस तो नेचुरल इंडिकेटर होता ही है। ओके, और इसके साथ इन सब में एक और ऐड कर लीजिए आप, चाइना रोज़ इंडिकेटर। चाइना रोज़ इंडिकेटर जो इजीली हमें पार्क वगैरह में मिल जाता है, चाइना रोज़ जिसको गुड़हल भी कहते हैं, तो वो इजीली हमें अवेलेबल होता है और वो भी मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स में से है। अब नीचे आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ये तो बहुत आसान है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको सूंघने से मतलब वो ओडर चेंजेस दिखाते हैं, स्मेल वाले चेंजेस। ओडर यानी स्मेल वाले जो चेंजेस दिखाते हैं इंडिकेटर्स, उन इंडिकेटर्स को कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओके, यहाँ लिखा भी हुआ है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स शो odor changes in acidic and basic media, example onion and clove। अनियन की स्मेल आपने आपको पता ही होगा कि जब भी हम अनियन को काटते हैं या ऐसे, तो इतनी तेज़ उसमें से स्मेल टाइप आता है, तो वो भी ओडर चेंज दिखाता है। और क्लोव भी ओडर चेंज दिखाता है। तो अब मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो आइए देखते हैं। तो गाइज ये होते हैं इंडिकेटर्स। अब सबसे पहले वाले पे आते हैं, नंबर 1, दिस इज चाइना रोज़ इंडिकेटर, जिसको हिंदी में कहते हैं गुड़हल। और ये इजीली अवेलेबल होता है हमें पार्क में आपको इजीली दिख जाएगा अगर आप देखोगे तो। और ओके, तो अब आते हैं इधर वाले पे, सेकंड है, इसको कहते हैं पिटूनिया प्लांट का नाम तो आप सब ने सुना होगा, बट ये एक इंडिकेटर भी होता है। और पिटूनिया के बाद हम आते हैं इस पे, ये है हमारा रेड कैबेज को आपने देखा भी होगा, इजीली अवेलेबल प्रेजेंट होता है। हमें जनरली ग्रीन कैबेज दिखता है, बट ये रेड कैबेज होता है जो इंडिकेटर का काम करता है। ओके, और ये होता है टर्मरिक। ये तो सब जानते हैं कि ये होता है टर्मरिक, यानी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, हल्दी। टर्मरिक कहते हैं इसे। और ये तो हमें 7th क्लास में पढ़ा दिया गया था। ये होता है लिटमस पेपर, और लिटमस पेपर जो होता है वो 2 टाइप का होता है, रेड और ब्लू। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं। तो आपको दिख रहा है गाइस, ये है, सब जानते हैं ये है अनियन। जैसे मैंने आपको बताया था कि अनियन को छूते ही आपको बहुत अलग सा, जैसे अनियन को आप कट करते हो आपको आइज़ पे बहुत लगता है, क्योंकि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। और क्यों है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर? इसलिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है क्योंकि ये ओडर चेंजेस करने में सक्षम है, यानी ये ओडर चेंजेस कर सकता है। इसकी इतनी तेज़ स्मेल आती है कि हमें पता चल जाता है अच्छा अनियन है। तो ये हेल्प करता है हमें एसिड और बेस इंडिकेटर के रूप में। और जब हम नीचे स्लाइड करते हैं इसे, ये आप तो ये जानते ही होंगे, ये क्या है, ये है क्लोव।
ओके, तो ये है क्लोव और ये है अनियन, और अनियन और क्लोव हमें हेल्प करते हैं एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओके, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो हम इस पेज पे आ गए, नेक्स्ट पेज। तो अब नेक्स्ट पेज पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स, जो हमने अभी अभी पढ़ा है ना। अब यहाँ पे ये बॉक्स दिया गया है हमें, इस बॉक्स में पूरा बताया गया है कि इंडिकेटर का नाम क्या है, उसका कलर चेंज एसिड के साथ क्या है, उसका कलर चेंज बेस के साथ क्या है। तो एक बार देखते हैं इसे। तो फर्स्ट है ब्लू लिटमस। अब ब्लू लिटमस एसिड के साथ रेड हो जाता है और बेस के साथ नो चेंज। ओके, और रेड लिटमस का एसिड के साथ नो चेंज और बेस के साथ ये ब्लू हो जाता है। टर्मरिक, ये लिटमस के ही थे क्योंकि लिटमस 2 टाइप के होते हैं ना, इसलिए। टर्मरिक में एसिड में नो चेंज और बेस में रेड हो जाता है, बहुत आसान है याद करना। मिथाइल ऑरेंज में कलर चेंज विथ एसिड, तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है और बेस में ये येलो में होता है। फिनोल्फ्थालीन नेक्स्ट है, तो इसमें एसिड में फिर नो चेंज और बेस में पिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो टेबल है ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, तो अब आते हैं आगे। डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड क्या होता है सबको पता है। डाइल्यूट एसिड एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एसिड तो बहुत कम अमाउंट में होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट यहाँ लिखा है, और पानी यानी वाटर बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। तो इसकी एकदम टू द पॉइंट डेफिनेशन हम कह सकते हैं, डाइल्यूट एसिड कंटेन्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो हम कहेंगे a solution that contains only a small amount of acid and a large amount of water is called dilute acid. As of concentrated acid, a concentrated acid contains a large amount of acid and a small amount of water. concentrate यानी एक जगह, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, हाँ जैसे कम मिलावट। अब जैसे आप जूस वगैरह के ऐड देखते हैं टीवी पे, तो उसमें कहते हैं ना नो कॉन्सेंट्रेट एडेड, तो उसी टाइप से है कि पानी बहुत कम है और एसिड है इसमें बहुत ज़्यादा है। बहुत आसान है ये। डाइल्यूट में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड में लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। बहुत ही आसान है। ओके, अब चलते हैं नीचे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यहाँ से आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये जो है ना, ये वेरी 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से शुरू जो होता है, स्टार्टिंग में तो यही आप ये समझ लो आपको मस्ती करवाने के लिए कर रहे थे। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन जो है ना, मतलब वो ये इंट्रोडक्शन ही है, ये जो आप पहले पढ़ चुके हो वही रिवीजन है इसमें, बट यहाँ से जो होता है ये आपके लिए बिल्कुल नया है, तो इस पर बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब यहाँ बोल रहे हैं कि एसिड्स और बेसिस की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आखिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। तो पहला लिख सकते हैं हम, एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ए मान लो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये, IMP ए। ओके, एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब अगर आपको इसे अच्छे से समझना है तो आप NCERT की एक्टिविटी 2.3 पेज नंबर 19 पर जो है उस पर जा सकते हो, वहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है ये कि एक्टिविटी के माध्यम से। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन के। इसके एग्जाम्पल हैं 2HCl प्लस Zn गिव्स आउट ZnCl2 प्लस H2, ZnCl2
सॉल्ट है। और अब यहाँ पे देखो Zn 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 जो है ये पूरा मेटल है, ये सारे मेटल हैं। अब Zn के बजाय Mg भी होता तो वो भी एक मेटल ही है। तो 2HCl प्लस Zn गिव्स आउट ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, अब यहाँ है 2HNO3 प्लस Zn गिव्स आउट ZnNO3 होल 2 प्लस H2। ओके, और H2SO4 प्लस Zn गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल है इसके 2CH3COOH प्लस Zn गिव्स आउट CH3COOH होल 2। यहाँ पे होगा यहाँ होगा CH3COO होल 2 Zn प्लस H2। तो ये चारों जो हैं ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। These are the examples. नेक्स्ट है पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट क्या होता है? ये एक टाइप का एक्सपेरिमेंट था जो अब भी कराया जाता है, हमने भी किया है। और पॉप टेस्ट, अब इसको पढ़ते हैं। When a burning candle is brought near a test tube containing hydrogen gas, it burns with a pop sound. मतलब जब आप जलती हुई कैंडल को एक ऐसे कंटेनर में, मतलब कंटेनर भी नहीं, टेस्ट ट्यूब में कोई, ये है यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल। ओके, और यहाँ पे हमारे पास है ये टेस्ट ट्यूब ए, हमने नाम रख दिया इसका टेस्ट ट्यूब ए। अब जब हम बर्निंग कैंडल को टेस्ट ट्यूब ए के पास लाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। और इस टेस्ट से पता चलता है, मतलब ये हेल्प करता है हमें किसी सॉल्यूशन को एग्जामिन करने में कि उस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन की प्रेजेंस है या नहीं। मेरा मतलब है कि समझो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है, कोई, मैं नहीं कह रही हाइड्रोजन है, कोई सॉल्यूशन है और हमने बर्निंग कैंडल उसके पास लाए हम, और यहाँ पॉप साउंड हुई, पॉप साउंड के आगे बर्न किया, तो इसका मतलब हमें पता चलेगा कि इसके अंदर हाइड्रोजन है। ओके, और अगर पॉप साउंड के आगे बर्न नहीं किया मतलब इसके अंदर कोई हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं है। सॉल्यूशन, इससे पता चल जाता है कि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन है या नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। हमने फर्स्ट ये पढ़ा था एसिड प्लस मेटल, अब दूसरे पे आते हैं। बेस प्लस मेटल क्या होता है भाई? बेस प्लस मेटल होता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, यानी एसिड प्लस मेटल भी होता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, और बेस प्लस मेटल भी होता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, वही सेम होता है, बस एसिड की जगह बेस लिख दिया। इसका एग्जांपल है NaOH प्लस Zn gives out Na2 ZnO2 plus H2, that is called sodium zincate। Na यानी सोडियम, तो हो गया सोडियम जिंकेट। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है, नोट, सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल द मेटल्स, यानी जो बेस प्लस मेटल वाला रिएक्शन होता है, आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ, जो बेस प्लस मेटल वाला रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन हर मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है। मेटल ए है, अगर इसके साथ ये पॉसिबल है तो मेटल बी के साथ ज़रूरी नहीं है कि ये पॉसिबल हो, ये इसके साथ पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो फर्स्ट मेटल कार्बोनेट का देखते हैं। तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, और इसका एग्जाम्पल है Na2CO3
plus 2HCl gives out 2NaCl plus H2O plus CO2। ये आपको इसके एग्जाम्पल के रूप में याद कर लेना है। अब नेक्स्ट आता है मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वही होता है, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का आउटकम्स यानी प्रोडक्ट्स सेम होते हैं, बट यहाँ होता है मेटल का सेम मतलब उसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है सॉल्ट के साथ। सॉल्ट तो वेरी करता है मेटल बाय मेटल। अगर आप Zn लेंगे तो सॉल्ट कुछ अलग होगा, और अगर आप Mg लेंगे तो सॉल्ट कुछ अलग होगा। तो इसका एग्जाम्पल है NaHCO3 प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। आपको प्रोडक्ट में CO2 और H2O पूरी अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये तो दोनों के प्रोडक्ट में होते हैं। ये मेटल कार्बोनेट के भी प्रोडक्ट में होते हैं और मेटल बाइकार्बोनेट के भी प्रोडक्ट में होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है लाइम वाटर टेस्ट। व्हाट इज लाइम वाटर टेस्ट? ऑन पासिंग द CO2 गैस इवॉल्व्ड थ्रू लाइम वाटर। जब हम CO2 गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं तो क्या होता है? तो लाइम वाटर सबसे पहले ये बनता है CaOH2 प्लस CO2 gives out CaCO3 प्लस H2O। ओके, यानी लाइम वाटर, और ये प्रोडक्ट में बनता है वाइट प्रेसिपिटेट। हम नेक्स्ट है ऑन पासिंग एक्सेस CO2 द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। यानी जब हम नॉर्मली CO2 पास करते हैं लाइम वाटर के थ्रू तो ये मतलब ये वाली इक्वेशन फॉर्म होती है। बट अगर हम एक्सेस यानी बहुत ज़्यादा CO2 पास कर देते हैं ना लाइम वाटर के थ्रू तो ये वाली इक्वेशन फॉर्म होती है। और ये जैसे ये होता है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 gives out CaHCO3 whole 2 aqueous solution which is soluble in water। ओके, तो जब ये याद रखना है बस कि जब हम नॉर्मली CO2 को पास करते हैं लाइम वाटर के थ्रू तो ये वाला होता है इक्वेशन, और जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेस CO2 को पास करते हैं वाटर के थ्रू लाइम वाटर के थ्रू तो ये वाला होता है। ओके, नीचे चलते हैं अब। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझने का है ही नहीं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अब कैसे होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये होता है कि ये एसिड है और ये बेस है। एसिड ने बेस की प्रॉपर्टीज़ को और बेस ने एसिड की प्रॉपर्टीज़ को नलिफाई कर दिया, तो इसको हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वर्ड आपको याद रखना है, नलिफाई। ओके, तो अब आते हैं हम यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बेसिक वो क्या होता है इक्वेशन। तो ये होते हैं एसिड प्लस बेस या बेस प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है जब हमें समझाने को आता है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड एंड बेस आर जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है वो। तो इसमें आप लिख देंगे सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके हो सकते हैं NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत आसानी से याद भी हो जाता है। तो आई थिंक ये बेस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि ईज़िली याद करने वाला ही एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में लिखना चाहिए। आप अगर बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन लिखोगे तो आपको फिर याद होने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब when does neutralization reaction takes place? When does neutralization reaction takes place?
तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा काफ़ी लोगों के मन में कि मगर ये कब इन ये व्हेन डज इट टेक्स प्लेस, ये कब होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन the effect of base is nullified by an acid and vice versa to give salt and water। यानी मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि ये बेस है और ये एसिड है और इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब एसिड ने बेस की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर दिया और बेस ने एसिड की प्रॉपर्टीज़ को ज़ीरो कर दिया। इन दोनों ने एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को ज़ीरो कर दिया, तो ऐसे में कोई चेंज नहीं आएगा और ये बैलेंस्ड हो जाएगा। और बैलेंस्ड हो जाएगा तो यानी नलिफाई हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट बनेगा बस सॉल्ट और वाटर। जो भी मेटल है या एसिड है, एसिड और बेस हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं ना, तो सॉल्ट जब बनेगा सॉल्ट के साथ वाटर भी बनेगा। रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड्स, तो ये तो बहुत आसान है। रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एन एसिड्स, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। यानी मेटल ऑक्साइड में जब एसिड को ऐड करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इसका एग्जांपल हो सकता है CuO प्लस HCl गिव्स आउट CuCl2 प्लस H2O। और इसको कहेंगे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आउट कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, और यहाँ एक और नोट लिखा है जो आपको हमें ध्यान देना पड़ेगा। नोट, appearance of blue green color of the solution is because of formation of CuCl2। अब जब आप इसको इस एक्सपेरिमेंट करोगे, मेरा मतलब है इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करोगे, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ब्लू ग्रीन कलर का होगा। और क्यों होगा ब्लू ग्रीन कलर का? इसकी वजह यहाँ लिखी हुई है कि ये ब्लू ग्रीन कलर का इसलिए होगा क्योंकि यहाँ CuCl2 है। CuCl2 की प्रेजेंस से ही CuCl2 है, इसकी प्रेजेंस से ही यहाँ पर इसका ब्लू ग्रीन कलर आया है। अब यहाँ लिखेंगे मेटालिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। अब सबसे पहले तो ये नोट कर लो कि मेटालिक ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स। Metallic oxides are said to be basic oxides because they give out salt and water on reacting with acids। Okay, तो जब ये मेटालिक ऑक्साइड्स जब, अब यहाँ लिखते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स, हमने लिखा मेटालिक ऑक्साइड्स प्लस एसिड। दो मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। metallic oxides plus acids give out salt plus water। तो जब मेटालिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, और जब वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, मतलब जब मेटालिक ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, और उन्हें क्या इस समय उन्हें कहा जाता है बेसिक ऑक्साइड्स। इस टर्म को याद रखना है, दिस इज कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स। ओके, अब आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस, यहाँ पे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। तो तब क्या होता है जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करता है? ये भी क्वेश्चन होगा क्योंकि हमने मेटालिक ऑक्साइड का एसिड से रिएक्शन तो देख लिया, बट अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? तो जब व्हेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद अ बेस इट गिव्स आउट प्रोडक्ट एज सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर ये प्रोडक्ट में देता है। यानी जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस, हमने अभी लिखा नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस gives out salt plus water।
इसका एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा सा है, CaOH2 plus CO2 gives out CaCO3 plus H2O। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। Note: non-metallic oxide are said to be acidic in nature because on reacting with base they produce salt and water। ये यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको आपको ज़रूर ध्यान में लाना है। ऑल एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो पता ही है सबको। और अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आप NCERT की बुक का पेज नंबर 22 पे एक्टिविटी 2.3 जाके रेफर कर सकते हो। वहाँ इसे एक्टिविटी के माध्यम से बहुत अच्छा समझाया गया है। एसिड्स और बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। अब एसिड्स और बेस जब वाटर सॉल्यूशन या रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो यहीं लिखा हुआ है, अब देखते हैं। एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। गाइज इसको ये ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिड्स जब वाटर के साथ होते हैं यानी वाटर के प्रेजेंस में होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयंस। इनको कहते हैं H+ आयंस। और जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है HCl plus H2O gives out H3O plus Cl minus, where H3O plus is a hydronium ion। ओके, अब यहाँ लिखा है और भी लिखे हैं कि H+ ion can't exist alone, it exists as H+ aqueous और H3O plus hydronium ion। तो ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है कि H+ आयन कभी भी अलोन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये पेयर्स में या ग्रुप्स में, यानी H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन के रूप में या H3O plus हाइड्रोनियम आयन के रूप में ही एग्जिस्ट कर सकता है। बेसिस प्रोवाइड OH- आयन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे एसिड्स H+ आयन बनाते हैं, जैसे यहाँ देखो एसिड प्लस वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, H+ आयंस। और तो इसी तरह बेस प्लस वाटर गिव्स आउट OH- आयंस। यही होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है। और इसके एग्जाम्पल तीनों हैं, इसके एग्जाम्पल कोई एक ले लेते हैं। OH गिव्स आउट इन प्रेजेंस ऑफ H2O Na plus OH minus। KOH in presence of H2O gives out K plus OH minus। MgOH2 in presence of H2O gives out Mg2 aqueous solution plus 2OH minus। ओके, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट वाला, एल्कलीज। एल्कलीज बहुत आसान होते हैं। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, हमें तो पता है कुछ कुछ बेसिस ही पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं। एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर। देखो सारे बेस पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकते ना, कुछ कुछ ही होते हैं। तो जो बेस पानी में डिजॉल्व हो सकता है, वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, उनको हम कहते हैं एल्कली या एल्कलीज। ओके, कॉमन एल्कलीज आर, एल्कलीज के नाम दिए हुए हैं, क्या नाम दिया हुआ है हम भी देखते हैं। NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि OH जो होता है वो हाइड्रोक्साइड के लिए यूज़ होता है, तो इसको कहेंगे हम NaOH। तो इसको कहेंगे हम NaOH दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ एक बहुत बड़ा नोट है, मैं आपको बताने ही वाली हूँ। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। यानी सारे, मैंने अभी बताया ना आपको, सारे बेसिस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, बट जो बेसिस वाटर में डिजॉल्व होते हैं हम उन्हें एल्कलीज कहते हैं।
यानी जितने भी एल्कलीज होंगे वो सारे बेसिस होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी, अब जैसे आपने लिया, कैसे लें, हम इसको लेते हैं ऐसे, कोई बेस ले लेते हैं, ये वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है यानी ये एल्कली है। जितने भी एल्कलीज होंगे वो सारे बेसिस ही होंगे ना, बट सारे बेसिस तो एल्कली नहीं होते, यानी सारे बेसिस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, बट जो भी वाटर में डिज़ोल्व होते हैं हम उन्हें एल्कली कहते हैं। यानी एल्कली, जितने भी बेसिस होते हैं वो सारे एल्कली होते हैं, नहीं सॉरी, जितने भी एल्कली होते हैं वो सारे बेसिस होते हैं, पर जितने भी बेसिस होते हैं वो सब तो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, इसलिए सब एल्कली नहीं कहलाएंगे। दैट्स द थिंग। अब यहाँ लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है नोट ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, जो भी मैंने बात आपको समझाई। अब precaution must be taken while mixing acid or base. The acid must always be added to water with constant stirring as it is highly exothermic reaction. बहुत हीट इसमें निकलता है और इसलिए जब भी हम किसी एसिड को वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं तो हमें कॉन्स्टेंटली उसे स्टिर करना चाहिए, यानी मिक्स करना चाहिए। ओके।